नमस्ते विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दर्पण की चिन्ह परिपाटी, ये चीज़ें अपने पिछली क्लास में जो है पढ़ ली थी। आज की जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, दर्पण का समीकरण क्या है और दर्पण के जो आवर्धन करता है बिंब का वो किस प्रकार करता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो पहला टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। कल अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आज अपन देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। देखिए, गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो वो उत्तल दर्पण बनता है, जिसका उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। मान लीजिए कोई उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है और इसके सामने की ओर कहीं भी मान लो कोई बिंब रखा हुआ है, मान लिया ये बिंब रखा हुआ है, कोई पीक्यू बिंब है। इस पीक्यू बिंब का जो है इस उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां बनेगा वो अपने को देखना है। मान लिया ये इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। सबसे पहले किरण की बात करें, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उत्तल दर्पण में हो, फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण की बात करें कि जो फोकस बिंदु में होकर आती हुई प्रतीत हो, जैसे प्रकाश किरण फोकस बिंदु में होकर आ रही हो, आगे बढ़ाएं तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऐसी प्रकाश किरण जो आपतित होती है तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। कोई दो प्रकाश किरणें बनानी है और दोनों जो है जहां एक दूसरे को क्रॉस करें वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन प्रकाश किरणों को जो परावर्तित होकर जा रही है इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये आकृति होगी, और जो फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है इसको परावर्तन के पश्चात जो गुजरती है उसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर काट रही हैं वहां पर अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो PQ जो बिंब है उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बहुत छोटा P', के रूप में बनता है। तो ये P', छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसकी तुलना में काफी छोटा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। स्थिति भी देखें इसकी कहां बनेगा, तो देखो ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य में बन रहा है। देखिए आप जैसे अब मान लो जैसे बिंब को बहुत ज्यादा पास ले आते हैं, मान लिया PQ बिंब जो है यहां ना होकर यहां रखा हुआ है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो तो बिल्कुल उसकी स्थिति एक ही रहेगी, स्थिति दूसरी बदलेगी। जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु में आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो प्रकाश किरण इस तरह से आएगी, यूं आती हुई प्रतीत होगी। अब ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, बिल्कुल ऐसे कैसे, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये P', Q' प्रतिबिंब बनेगा। क्या फर्क पड़ा, केवल बिंब का आकार बढ़ा है और फोकस से थोड़ा सा दूर ध्रुव की ओर बना है, बाकी वही सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य में बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में आपका बिंब चाहे अनंत पर रखा हो चाहे दर्पण के बिल्कुल पास में रखा हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य में बनता है और बिंब से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो है बिंब की स्थिति चाहे कैसी ही हो, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा, बिंब से छोटा और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य में बनता है। तो यह है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में जो है बिंब की स्थिति बदलती है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो हमेशा ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य में ही बनता है, चाहे आपका बिंब कहीं रखा हो। तो यह था अपना पहला टॉपिक आज का, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
अब दूसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यानी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो और गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उन दोनों के मध्य क्या संबंध होता है, वो संबंध अपने को जो है देखना है। तो इसको देखने के लिए मान लिया एक अवतल दर्पण है जिसके बाहरी उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, ये AB इसका द्वारक है और ये जो है अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है। मान लिया कोई बिंब रखा हुआ है, PQ बिंब है और ये O इसका जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है। मान लिया ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु है। अपने को जो है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य संबंध देखना है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये परावर्तन के पश्चात जो है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। यहां पर जो परावर्तन बिंदु है वो बिंदु मान लो जैसे M बिंदु है, तो M बिंदु को आप वक्रता केंद्र C से मिलाएं। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है और गोले की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा गोले के पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि यहां जो कोण बनेगा वो समकोण होगा। ये जो CM है वो इस अवतल दर्पण के पृष्ठ के लंबवत है। यानी आप यहां कह सकते हैं कि ये जो M बिंदु पर परावर्तन हो रहा है प्रकाश किरण का, तो इस परावर्तन में जो CM है वो अभिलंब की भूमिका निभा रहा है। तो यहां पर CM अभिलंब है। तो मान लिया आपतित प्रकाश किरण के साथ जो कोण बन रहा है वो है थीटा। तो आपतित प्रकाश किरण के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो ये कोण थीटा है तो यहां पर ये कोण भी थीटा होगा। अब टोटल ये कोण देखें तो थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाता है। ये पूरा कोण इस कोण के साथ में अगर देखें तो ये दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों मुख्य अक्ष और आपतित प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हैं। इसलिए ये कोण अगर 2 थीटा है, थीटा और थीटा 2 थीटा है, तो ये वाला कोण भी आपका जो है वो 2 थीटा ही होगा। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये कोण थीटा है और यहां पर ये कोण 2 थीटा है। देखिए इसको वापस मिटा देते हैं एक बार। यहां पर भी एक एकांतर कोण बन रहा है QMC और MCF ले लें या फिर MCO ले लें। तो ये वाला जो कोण है ये और ये वाला कोण, ये भी दोनों एकांतर कोण है, क्योंकि ये भी पैरेलल रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बनता है। इसलिए ये कोण थीटा है तो आपका ये कोण भी थीटा होगा। ये तो हुई बात कोणों की। अब अलग अलग 2 त्रिभुज दें। एक त्रिभुज लें अपन, यहां से लंब डाल देते हैं एक बार। बिंदु M से जो है वो मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं। मान लिया बिंदु N पर मिलता है। M से डाला गया लंब जो है वो मान लिया बिंदु N पर मिलता है। अब 2 समकोण त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे MCN। देखिए त्रिभुज MCN, इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और बचा जो है वो आधार है। तो यहां पर आप tan थीटा निकालें। इस त्रिभुज में tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने की भुजा लंब है तो MN, ये तो लंब होगा तो MN बटे आधार होगा CN, तो MN बटे CN, लंब बटे आधार। ये tan थीटा का मान आ गया। इसी तरह से त्रिभुज लें MFN। दूसरा त्रिभुज लें, त्रिभुज MFN। इसमें ये कोण 2 थीटा है तो इसमें भी tan थीटा का मान निकालें तो इस त्रिभुज में tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, इसमें ये लंब होगा और ये आधार होगा तो MN बटे FN।
mn बटे fn। ये तो हुई कोणों की बात। देखिए जब भी थीटा का मान बहुत छोटा होता है, उस स्थिति में अगर थीटा का मान बहुत छोटा है तो कोस थीटा का तो जो मान है वो लगभग ले लेते हैं 1, लेकिन साइन थीटा और टेन थीटा, इन थीटा का मान छोटा होने पर इनके मान जो है वो लगभग किसके बराबर होते हैं, थीटा के बराबर होते हैं। इसलिए यहां पर आपतन कोण का मान यदि छोटा है, थीटा का मान छोटा होने पर टेन थीटा को लगभग ले लेंगे। टेन थीटा जो है वो आपका लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के, और ये आ जाएगा mn बटे cn। ठीक, इसी तरह से थीटा का मान छोटा होने पर tan 2 थीटा को जो है वो लगभग बराबर ले लेंगे, tan 2 थीटा को लगभग बराबर ले लेंगे 2 थीटा के, और ये 2 थीटा जो है वो लगभग बराबर होगा किसके, mn बटे fn की। दोनों समीकरणों में देखें, अगर मान रखें ये 2 थीटा के बराबर है और ये थीटा के बराबर है, यानी थीटा बराबर है mn बटे cn, ये मान आया है थीटा के बराबर। तो यहां थीटा बराबर क्या होगा, 2 का भाग लग जाएगा इसमें, तो 1/2 mn बटे fn। दोनों इक्वेशनों को बराबर रख के देखें तो mn से जो है mn कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1/cn बराबर 1/2 fn, ये संबंध आया। अब इन दूरियों के मान रखें कि cn और fn ये दूरियां कितनी हैं। इससे पहले एक बार देखें, देखो ये जो वक्रता होती है ये बहुत कम होती है और ये दूरी बहुत नीचे ली जाती है ताकि कोण बहुत छोटा हो, और अगर ऐसी स्थिति है तो आपका बिंदु n जो है वो O पर संपाती होगा, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि आप n को जो है O पर मान सकते हैं, इसको इसके ऊपर संपाती मान सकते हैं। और अगर n को O से रिप्लेस करें तो ये आपका समीकरण आ जाएगा 1/CO, जो बराबर होगा 1/2 के, यानी CO बराबर आ रही है 1/2 FO के। देखो O से लेकर F तक, F फोकस बिंदु है तो फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी जो है वो फोकस दूरी होती है जिसको स्मॉल f से दर्शाते हैं, और ध्रुव की वक्रता केंद्र से दूरी कल बताई थी वो वक्रता त्रिज्या होती है जिसको कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो यहां पर आपकी जो CO है वो तो होगी R और FO जो है वो होगी F। तो ये दूरियों के मान रखें इनमें, तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास 1/CO, CO का मान है R के बराबर, तो 1/R बराबर 1/2 FO, FO का मान किसके बराबर है, F के, तो 2F, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2F बराबर R, यानी आपकी इक्वेशन क्या आ गई, F बराबर R/2। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आ गया। कहने का मतलब गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक बार फिर से देखें, कोई भी बिंब ले लें, बिंब से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को गुजारें तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। वो प्रकाश किरण मान लिया जैसे वक्रता केंद्र के साथ जो है थीटा कोण बनाती है, तो एकांतर कोण होने के कारण दोनों बराबर होंगे, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये थीटा इसके बराबर होगा, एकांतर कोण के आधार पर ये थीटा इसके बराबर होगा। दूसरा, ये पूरा कोण जो 2 थीटा है वो भी एकांतर कोण के नियमानुसार ये इसके बराबर होगा, 2 थीटा के बराबर। m से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं mn, और फिर दो समकोण त्रिभुज लेते हैं MCN और MFN। MCN में तो जो है tan थीटा का मान निकालेंगे और MFO में 2 थीटा का मान निकालेंगे, tan 2 थीटा का। तो यहाँ tan थीटा का मान आ जाएगा लंब MN बटे CN, और tan 2 थीटा का मान इस त्रिभुज में आ जाएगा MN बटे FN, तो MN बटे FN। थीटा बहुत छोटा होने पर tan थीटा को लगभग थीटा के बराबर ले लेते हैं, तो थीटा बराबर आ जाएगा MN बटे CN, और यहाँ 2 थीटा बराबर आ जाएगा आपके MN बटे FN। ये थीटा के बराबर है और ये 2 थीटा के बराबर है। दोनों को अगर इक्वेशन, इन दोनों समीकरणों को बराबर में रखें तो यहाँ 2 का भाग लग जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू MN बटे CN, और यहाँ थीटा बराबर होगा MN बटे 2FN, 2 नीचे आ जाएगा तो 2FN। दोनों को बराबर लेके चलें तो MN से MN क्रॉस हो जाए, कट जाएगा, 1 बटे CN बराबर आ जाएगा 1/2 FN। देखो ये n जो है वो O पर संपाती माने तो n को O से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा CO और इधर हो जाएगा FO।
CO की जो दूरी है वो R के बराबर है और FO की जो दूरी है वो F के बराबर है। R और F के मान इनमें रखकर हल करते हैं तो F बराबर आता है R/2, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। जो दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी दुगनी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। अब अगला जो टॉपिक है अपना, जो आगे भी बहुत काम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, दर्पण समीकरण, या इसको दर्पण सूत्र भी बोलते हैं, कि अवतल दर्पण जो है वो चाहे उत्तल दर्पण, उनकी फोकस दूरी, बिंब से दूरी और प्रतिबिंब से जो दूरियां हैं उनमें क्या संबंध होता है। यानी धुरु से बिंब की दूरी, धुरु से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी, इन तीनों में जो संबंध होता है वो कहलाता है दर्पण समीकरण या फिर दर्पण सूत्र। तो ये निकालना है अपने को कि इसको क्या संबंध आता है इसमें। तो ये संबंध ज्ञात करने के लिए मान लिया एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, एक बिंब ले लेते हैं, मान लिया कोई PQ बिंब है। इस PQ बिंब का प्रतिबिंब कहां बन रहा है वो देखने के लिए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और एक प्रकाश किरण ले लेते हैं जो धुरु वाले जो बिंदु है उस पर परावर्तित होती है। तो मान लीजिए जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ आकर के धुरु पर परावर्तित होती है और यहाँ से परावर्तित होकर यूं गुजरती है। तो जहाँ दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो जो PQ बिंब है उस PQ बिंब का जो प्रतिबिंब है वो मान लो यहाँ पर P', Q' के रूप में उल्टा बनता है। ये बिंदु हो गया आपका P' और ये बिंदु हो गया Q'। ये प्रतिबिंब बन रहा है, PQ कोई बिंब है उसका। देखिए मान लिया जो आपका प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की अवतल दर्पण के धुरु से दूरी V है, ये V से ही हमेशा डिनोट की जाती है। और बिंब की जो दूरी है धुरु से वो दूरी मान ली कितनी है, U है। बिंब की धुरु से दूरी U और प्रतिबिंब की जो है धुरु से दूरी V है और यहाँ क्रॉस कर रही है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। तो ये आपका फोकस बिंदु होगा और फोकस बिंदु से जो ध्रुव की दूरी है वो किससे दर्शाएंगे, स्मॉल f से। तो ये फोकस दूरी है। अपने को इन्हीं तीनों दूरियों में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए दो त्रिभुजों को काम में लेते हैं। एक त्रिभुज है आपका PQO, ये वाला जो समकोण त्रिभुज है वो, और एक त्रिभुज लेंगे आप P'OQ'। इन दोनों त्रिभुजों में देखो त्रिभुज यहां साइड में ले लेते हैं। त्रिभुज POQ व त्रिभुज P'OQ' में देखिए त्रिभुज POQ व त्रिभुज P'OQ' में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहाँ बिंब मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है तो ये समकोण होगा, तो प्रतिबिंब भी जो है वो लंबवत रखा है, लंबवत बन रहा है तो ये भी समकोण होगा। तो दोनों में ये कोण जो है वो समकोण है, यानी इन दोनों त्रिभुजों में आपका कोण P बराबर होगा कोण P'। क्यों बराबर है ये दोनों? क्योंकि ये समकोण है। और एक ये कोण ले लें, देखो O बिंदु पर परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के नियम अनुसार क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो आपका ये जो कोण है जिसका नाम क्या होगा, कोण POQ। तो कोण POQ ये बराबर आ जाएगा इसके, यानी कि कोण P'OQ'। तो ये बराबर होगा कोण P'OQ' के। ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो कोई भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। और जिन त्रिभुजों में
कोण बराबर होते हैं वो त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप त्रिभुज। इसका मतलब है कि आपका आता है त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज P'OQ'। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजाएं संगत हैं? इस भुजा के संगत भुजा है ये PO भुजा के संगत भुजा है P'O और OQ भुजा के संगत भुजा है OQ'। तो OQ' और OQ को तो अपने को लेना नहीं है। PQ जो भुजा है उसके संगत जो भुजा है वो P', है। तो इन दोनों का अनुपात, पहले त्रिभुज POQ की भुजा लें तो PQ, इसके संगत भुजा है P', तो P', ये बराबर होगी PO और इसके संगत भुजा P', तो PO और P', ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब देखो जैसा डायग्राम में दिख रहा है, ये बिंदु मान लो जैसे M बिंदु है, तो ये जो आपका PQ है वो लगभग बराबर आ रहा है किसके? MO के। लेकिन अभी रहने दे एक बार इसको। PQ बटे P', और PO बटे P', इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरे दो त्रिभुज और लेते हैं। आप इसको एक सीधी लाइन समकोण के रूप में देखें। वैसे लग नहीं रहा क्योंकि वक्रीय है, इतना ज्यादा वक्रता होती नहीं है। तो एक प्रकार से इस त्रिभुज में देखो FMO में ये लंब का काम करेगा। अगर बहुत छोटी ये बिंब अपन छोटा ले लें तो बहुत छोटी दूरी आएगी और वो बिल्कुल लंब बनेगा। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज MFO, वह त्रिभुज, दूसरे वाला त्रिभुज अपने को लेना है ये FP', यानी कि दूसरा त्रिभुज P', इन दोनों त्रिभुजों में देखें कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो देखो कोण, ये कोण बराबर होगा इसके। क्यों? क्योंकि दोनों कोण क्या हैं? ये दोनों का शीर्ष एक ही है, एक ही बिंदु पर है। तो शीर्षाभिमुख कोण है जो सरल रेखाओं को क्रॉस करने पर बन रहे हैं। तो कोण MFO, कोण MFO बराबर होगा कोण P', कोण P', ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों कोण जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और एक कोण ये लिख सकते हैं, ये समकोण है और यहां पर ये बिंदु भी समकोण होगा। तो कोण O, त्रिभुज MFO में कोण O और त्रिभुज P', में कोण P। तो इसमें कोण O और इसमें कोण P, ये हैं समकोण। तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो जो तीसरा कोण है वो अपने आप ही बराबर होगा। अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज MFO समरूप होगा त्रिभुज P', और दोनों त्रिभुज समरूप हैं अगर, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में देखें MO भुजा के संगत है P', तो MO बटे P'। दूसरी भुजा लें FO, तो इसके संगत भुजा होगी FP', तो FO बटे FP', ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। लेकिन MO जो है वो देखें बिल्कुल समांतर आ रही है किसके? PQ के। तो MO को जो है आप बराबर लिख सकते हैं किसके? PQ के। तो आप MO को जो है PQ से रिप्लेस कर दें, तो आपका समीकरण आ जाएगा PQ बटे P', बराबर FO बटे FP'। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में जो है एक पद समान आ रहा है, PQ बटे P', PQ बटे P'। तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, यानी कि आपका PO बटे P', बराबर होगा FO बटे FP'। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से आप ये लिख सकते हैं। अब जो अपनी चिन्ह परिपाटी है, उस चिन्ह परिपाटी के आधार पर इन दूरियों के मान रखने हैं और इसको हल करना है। तो देखो, जहां
पीओ कितना है, पीओ का मान लिखो, पीओ ये दो भागों में बटा हुआ है। पीओ जो होगा वो वैसे पूरी दूरी यू के रूप में आएगी, तो पीओ को तो जो है आप सीधा लिख सकते हैं। अच्छा, चिन्ह परिपाटी के आधार पर इनका साइन देखें, चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, यह आपतित प्रकाश किरण है तो इसकी दिशा में नापेगी दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में नापेगी ऋणात्मक। अपने को जो है पीओ नापनी है, तो ध्रुव से दूरियां नापते हैं, हमेशा दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव से पी तक की दूरी नापे। तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत चल रहे हैं और ये दूरी कितनी है u, और विपरीत चलते हैं तो इसका साइन कैसा आएगा, माइनस का, तो ये दूरी आएगी माइनस u। दूसरी दूरी लें FO, देखो और ये वाला O से लेकर F तक चलेंगे, तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत ही चल रहे हैं, और ये दूरी FO जो है वो किसके बराबर है, F के, तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस F, क्योंकि ये माइनस की आएगी, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। फिर दूरी आ गई P डैश Q डैश, तो P डैश Q डैश, देखो P डैश Q डैश क्या होगी, P डैश P डैश O, P डैश Q नहीं है, P डैश O है, तो P डैश O दूरी जो है वो ये है और किसके बराबर है, V के। लेकिन इस दूरी को भी यहां से नापेंगे तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए दूरी भी क्या होगी, माइनस V होगी। फिर दूरी बची FP डैश, तो FP डैश, देखो FP डैश, FP डैश ये दूरी नापनी है, तो ये कैसे नापेंगे, आप ऐसे करें, पूरी दूरी P डैश O, उसमें से OF को कम कर दें, पूरी दूरी P डैश O में से OF को कम कर दें, तो ये दूरी बच जाएगी P डैश F। तो देखो P डैश F बराबर आप लिख सकते हैं P डैश O, जिसमें से कम कर दें किसको, OF को कम कर देंगे तो FP डैश आ जाएगा। P डैश O का मान कितना है, माइनस V, फिर ये माइनस का साइन है ही, और OF का मान कितना है, चिन्ह परिपाटी के आधार पर विपरीत दिशा में नापेगी दूरी, तो माइनस F, यानी ये आ जाएगा माइनस V प्लस F, ये FP डैश का मान आ जाएगा। चारों दूरी के मान निकाल ले, इनके मान रखने पर, चारों दूरियों के मान रखने पर देखो क्या होगा, चारों दूरियों के मान रखेंगे, PO का मान कितना है, माइनस U बटे P डैश O का मान माइनस V बराबर FO जो कितना है, माइनस F, और FP डैश का मान कितना है, माइनस V प्लस F, तो माइनस V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो साइन को काट दें या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो माइनस U और ये माइनस V प्लस F बराबर होगा माइनस V इंटू माइनस F। देखो माइनस U को माइनस V से करें तो UV, माइनस U को प्लस F से करें तो माइनस UF बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस गुणा होके प्लस VF, माइनस वाले साइन को इधर ले आए तो UV बराबर होगा UF प्लस VF। अब क्या करें, दोनों तरफ UV और F का भाग दे दें, दोनों ओर UVF का भाग देने पर, दोनों तरफ भाग दें तो देखो UV इसमें भाग दें UVF का बराबर UF इसमें भाग दें UVF का प्लस VF इसमें भाग दें UVF का। तो देखो UV से UV कट जाएगा, F बचेगा, UF से UF कटेगा, V बच जाएगा, VF से VF कटेगा, U बचेगा। तो आपका समीकरण क्या आ जाएगा अंत में, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लास्ट में जो समीकरण प्राप्त हुआ है यही है अपना दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। देखिए फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरियों में जो संबंध होता है वो दर्पण सूत्र होता है। और संबंध क्या आया है,
बिंब की दूरी व प्रतिबिंब की दूरियों के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के। ठीक है, तो ये जो है ये था दर्पण समीकरण या फिर दर्पण सूत्र। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है दर्पण के द्वारा आवर्धन। दर्पण द्वारा जो है वो बिंब का आवर्धन किस प्रकार होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखें। तो देखो, दर्पण से आवर्धन, दर्पण जो है किसी भी बिंब का कितना आवर्धन करता है, उसे कितना बड़ा करके दिखाता है, वो दर्पण का आवर्धन कहलाता है। मान लिया जैसे कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये कोई बिंब रखा हुआ है, PQ बिंब है और कोई प्रकाश किरण आ रही है जो आकर धुरी पर परावर्तित होती है और परावर्तित होकर यूं गुजरती है। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब P डैश Q डैश के रूप में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण है जिसका ये ओधुरु है, कोई PQ बिंब रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब जो है वो P डैश Q डैश के रूप में बन रहा है। देखो दर्पण का आवर्धन क्या होता है। दर्पण का आवर्धन जो है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। यानी कि प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है वो दर्पण का आवर्धन कहलाता है। मान लिया आपका जो PQ बिंब है उसकी ऊंचाई h है और जो प्रतिबिंब बन रहा है P डैश Q डैश उसकी ऊंचाई मान लिया h डैश है। ये h है और ये मान लिया h डैश है। तो आवर्धन को जो है वो m से डिनोट करते हैं। तो m का मान क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि h डैश बटे h। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आवर्धन का। मात्रक इसका कुछ होगा नहीं क्योंकि दूरियां दोनों ही दूरियों के पद हैं, इसलिए कट जाएंगे। तो मात्रकहीन राशि है आवर्धन, जो प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों के ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो ऊंचाइयों के रूप में फॉर्मूला हुआ। अगर मान लो अपने को फॉर्मूला निकालना हो दूरियों के रूप में, मान लिया ये जो PQ बिंब है वो धुरु से U दूरी पर रखा हुआ है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो धुरु से V दूरी पर बन रहा है। अभी जो पिछले दर्पण सूत्र में देखा था, दोनों ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोण P और यहां पर कोण P डैश दोनों समकोण हैं और परावर्तन के नियमानुसार ये दोनों कोण बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज P डैश OQ डैश, यानी POQ और P डैश OQ डैश दोनों समरूप हैं। एक बार फिर से देख ले क्यों है, क्योंकि ये कोण समकोण और यहाँ पर ये कोण समकोण, इसमें ये कोण बराबर इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम से दोनों बराबर है। तो दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों में क्या विशेषता होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं लें PQ और PQ की संगत कौन सी है, P डैश Q डैश। तो P डैश Q डैश बराबर होगी PO और PO की संगत कौन सी है, P डैश O। अब चिन्ह परिपाटी से इन दूरियों के मान रखने हैं। देखो PQ मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी की दूरी और मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। इसलिए इस ऊंचाई h को क्या लेंगे, प्लस का h बटे P डैश Q डैश। P डैश Q डैश मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी की दूरी है जो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए h डैश का साइन क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनस h डैश बराबर PO ये दूरी है, लेकिन दूरियां हमेशा धुरु से नापते हैं। तो आपतित प्रकाश किरण के, ये आपतित प्रकाश किरण है और इसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए U का साइन होगा माइनस का। तो माइनस U बटे P डैश O, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर और आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापी की दूरी है, इसलिए ऋणात्मक होगी। तो माइनस V, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और व्युत्क्रम करें इसका तो माइनस H डैश बटे H बराबर आ जाएगा V अपॉन U। उल्टा भी कर देते हैं और माइनस से माइनस कट जाएगा। इस माइनस का दोनों तरफ गुणा करें तो ये आ जाएगा H डैश अपॉन H बराबर माइनस V अपॉन U। ये दर्पण का आवर्धन है H डैश अपॉन H। तो आप M को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, आवर्धन
m बराबर क्या आ जाएगा, या तो आप लिख दो h डैश बटे h, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयां, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, दोनों का अनुपात साथ में ऋणात्मक साइन, यानी माइनस वी अपॉन यू। यह आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, दर्पण से आवर्धन। आप जो है इसको फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अभी आपने दर्पण सूत्र देखा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/u बराबर क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/v। पक्षांतरण कर देंगे तो 1/u बराबर ही आ जाएगा, 1/u का मान यहाँ रख दें, तो फिर से m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h बराबर माइनस v, और 1/u का मान, 1/u का मान क्या होगा, 1/f माइनस 1/v। माइनस v को अंदर गुणा करें तो यह जाएगा माइनस v अपॉन f, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी कि आवर्धन का एक ये रूप भी आप लिख सकते हैं, 1 प्लस v अपॉन f माइनस 1 माइनस v अपॉन f। तो आपके पास आवर्धन के जो है वो 3 फॉर्मूले आ गए। दर्पण से जो है बिंब का आवर्धन है, उसका फॉर्मूला होगा h डैश अपॉन h, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब की जो है ऊंचाइयों का अनुपात, या फिर प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों का अनुपात, या फिर आप लिख सकते हैं 1 माइनस v अपॉन f, प्रतिबिंब की दूरी बटे फोकस दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में भी आप आवर्धन का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था अंतिम और आज का लास्ट टॉपिक अपना, दर्पण से आवर्धन। एक बार फिर से देख लें। आज की क्लास में अपन ने देखा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जो हमेशा फोकस बिंदु और दूर के मध्य में बनता है, चाहे आपके बिंब की स्थिति कैसी भी हो। दूसरी है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो वक्रता त्रिज्या की आधी जो है वो फोकस दूरी आती है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। तीसरा जो अपना फॉर्मूला था, तीसरा जो टॉपिक था वो था दर्पण का समीकरण या दर्पण सूत्र, जो क्या था, प्रतिबिंब और बिंब की दूरियों के व्युत्क्रमों का योग जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और लास्ट टॉपिक आज का जो है वो दर्पण के द्वारा आवर्धन, जो आप 3 रूपों में देख सकते हैं। दर्पण द्वारा जो आवर्धन होगा वो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात, या फिर माइनस प्रतिबिंब व बिंब की दूरियों का अनुपात, या 1 माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे फोकस दूरी का जो अनुपात है वो दर्पण का आवर्धन होगा। अब अगली क्लास में जो है इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे, और अगला टॉपिक जो है वो होगा अपवर्तन, जो अपनी कल की क्लास में होगा। धन्यवाद।